तो आज हम एक कह सकते हैं एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही निजी कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, और ये कहानी है दिलीप थंगलियाना की। एक ऐसा अनुभव जो उनकी रिटायरमेंट के बाद शुरू हुआ। उन्होंने सोचा था कि वो शांति की तलाश में मिजोरम के एक पुराने सुनसान घर में रहेंगे, लेकिन जो मिला वो शांति तो बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल नहीं। हमारे पास उनके अपने शब्दों में घटनाओं का एक सिलसिलेवार ब्यौरा है। तो आज हम सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं सुनाएंगे, नहीं। बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि अकेलापन, किसी जगह से जुड़ी मान्यताएं और इंसान का अपना डर, ये सब मिलकर कैसे एक ऐसे अनुभव को जन्म दे सकते हैं जो हकीकत की सीमाओं को भी धुंधला कर दे। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शुरू करते हैं उस लकड़ी के घर से। हाँ। तो दिलीप थंगलियाना आइजोल के पीडब्ल्यूडी ऑफिस में 31 साल काम करने के बाद रिटायर हुए और उन्होंने फैसला किया कि वो शहर के शोर शराबे से दूर जाएंगे। तो वो लुंगलेई हनाथियाल फॉरेस्ट बेल्ट के पास अपने पिता के पुराने घर में रहने चले गए। और वो जगह कैसी थी? मतलब माहौल कैसा था वहां का? वो घर एक अकेली ढलान पर था, चारों तरफ देवदार के पेड़, और शाम होते ही कोहरा ऐसा कि लगता था जैसे सड़क को निगल जाएगा। सुनने में तो बहुत शांत लगता है ना? हाँ, शांत तो लगता है, लेकिन इस तरह का अकेलापन और इतनी गहरी खामोशी एक दोधारी तलवार है। अच्छा। हाँ, ये सुकून भी दे सकती है और दिमाग पर असर भी कर सकती है। देखिए, इंसान एक सामाजिक प्राणी है और जब उसे समाज से पूरी तरह काट दिया जाता है तो उसका दिमाग उस खालीपन को भरने के लिए पैटर्न ढूंढने लगता है। मतलब वहां भी जहां शायद कुछ हो ही नहीं। बिल्कुल। और उस खालीपन में एक चेतावनी पहले से ही मौजूद थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे, जंगल में ज्यादा अंदर मत जाना, पानी के सोते के पास कुछ रहता है। दिलीप ने इसे अंधविश्वास मानकर मतलब नजरअंदाज कर दिया और शायद यहीं से सब कुछ शुरू हुआ और उन्होंने वो सीमा पार कर दी। एक शाम सूखी लकड़ी लेने के लिए वो जंगल में रोज से थोड़ा ज्यादा अंदर चले गए और वहां एक पुराने पथरीले सोते के पास उन्होंने कुछ देखा। क्या देखा? एक जानवर का अधजला शव, और उससे अभी भी हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। सच में? हाँ, और उसके ठीक बगल में जमीन पर टहनियों से बना एक अजीब सा निशान था, एक टेढ़े मेढ़े तारे जैसा जिसके बीच में एक छेद था। ये एक संकेत है, ये कोई आम बात नहीं है। लोक कथाओं में अब देखिए ऐसी चीजें किसी इलाके को वो चिन्हित करने के लिए या किसी अनुष्ठान का हिस्सा होती हैं। ये पहला संकेत था कि वो जगह खाली नहीं है। और इसका असर तुरंत हुआ। जैसे ही दिलीप उस निशान को देखने के लिए झुके, हवा अचानक बर्फीली हो गई और उन्हें अपने ठीक पीछे किसी के भारी और गीली आवाज में सांस लेने की आवाज सुनाई दी। अरे! जब उन्होंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उन्हें लगा जैसे जंगल के पेड़ उन पर झुक रहे हों। वो घबराकर घर लौट आए, पर शायद वो अकेले नहीं लौटे थे। और उस रात से चीजें बदलनी शुरू हो गईं। हाँ, घड़ी ने जैसे ही 2:33 बजाए, दिलीप की नींद घर के चारों ओर घिसट घिसट कर चलने की आवाज से खुली। 2:33? इतना सटीक समय? हाँ, उन्होंने खिड़की से देखा। घने कोहरे में एक लंबी परछाई घूम रही थी, लेकिन उस परछाई को बनाने वाला कोई शरीर नहीं था। यहां से एक पैटर्न शुरू होता है। ये सिर्फ डराना नहीं है, ये नियम बनाना है। पहला नियम, मैं यहां हूं। दूसरा नियम, तुम मुझे देख नहीं सकते लेकिन मैं तुम्हें देख सकता हूं। और तीसरा, मैं जब चाहूं तुम्हारे पास आ सकता हूं। बिल्कुल। और ये समय का चुनाव, रात 2:33, ये भी एक मनोवैज्ञानिक एंकर बन जाता है। दिमाग को उस वक्त डरने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। अगली रात हमला और भी ज्यादा पर्सनल और मानसिक हो गया। फिर उसी वक्त 2:33 पर उन्हें अपनी मरहूम पत्नी की आवाज सुनाई दी। वो दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी। अरे बाप रे! और सबसे अजीब बात यह थी कि आवाज किसी एक तरफ से नहीं, बल्कि हर तरफ से एक साथ आ रही थी, जैसे उनके दिमाग के अंदर ही गूंज रही हो। ये बहुत डरावना है, क्योंकि ये आपकी सबसे प्यारी याद को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जब दिलीप ने दरवाजा खोलने से मना किया, तो वो प्यारी आवाज गुस्से और नफरत से भरी चीख में बदल गई। हाँ, और तीसरी रात चीजें शारीरिक होने लगीं। घर की लकड़ी की दीवारों पर तेज नाखूनों से खरोंचने की आवाजें। पहले दूर से आहट, फिर आवाज और अब स्पर्श। वो धीरे धीरे दायरा तोड़ रहा है। बिल्कुल। जब आवाजें बंद हुईं और वो बिस्तर पर लेटे तो उन्हें अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांस महसूस हुई। यानी अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है, तुम्हारा अपना बिस्तर भी नहीं। और चौथी रात उन्होंने उसे पहली बार देखा,
दिलीप ने दिया जलाकर जागते रहने का फैसला किया। आधी रात को उन्होंने खिड़की पर एक लंबी पतली परछाई को उकड़ू बैठे देखा। उकड़ू? हाँ, लेकिन कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था। उसके घुटने किसी जानवर की तरह पीछे की ओर मुड़े हुए थे, गर्दन एक अजीब एंगल पर ऐंठी हुई थी और उसकी पीली आंखें अंधेरे में चमक रही थी, जो सीधे दिलीप को घूर रही थी। ये कुदरत के नियमों का उल्लंघन है। शरीर का इस तरह मुड़ा होना जो मुमकिन ही नहीं है। ये डर को उस स्तर पर ले जाता है जहां तर्क काम करना बंद कर देता है। दिलीप के हाथ से डर के मारे दिया गिर गया और वो चीज गायब हो गई, लेकिन खिड़की के शीशे पर लंबी हड्डी जैसी उंगलियों के निशान छोड़ गई। अब तक वो सिर्फ दिमाग से खेल रहा था, अब वो शरीर पर आ गया। 5वीं रात दिलीप की नींद अपनी छाती पर एक बहुत भारी वजन से खुली। वो सांस नहीं ले पा रहे थे। चांदनी में उन्होंने जो देखा, एक आकृति उनके ऊपर बैठी थी, उसका चेहरा उनके बहुत करीब था। उसके मुंह में जबान की जगह सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा था। ये तो... और उसकी सांस से जले हुए मांस जैसी तेज बदबू आ रही थी। एक मिनट, यहाँ पर स्लीप पैरालिसिस की संभावना बनती है। छाती पर दबाव, सांस न ले पाना, एक डरावनी आकृति का दिखना, ये सब उसके क्लासिक लक्षण हैं। हो सकता है, लेकिन जले हुए मांस की गंध और इसके बाद जो हुआ, दिलीप ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पास रखा दिया जलाया। वो चीज एक भयानक चीख मारकर काले धुएं में गायब हो गई। उस रात दिलीप ने खून की उल्टी की। खून की उल्टी? यहीं पर तार्किक और अलौकिक व्याख्याओं के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। ये सिर्फ दिमागी वहम नहीं हो सकता, इसका असर शारीरिक था। और ये सिर्फ शुरुआत थी। छठी रात जो हुआ वो पूरी तरह से नामुमकिन था। रात के 2:33 पर सामने का दरवाजा अपने आप खुल गया। अपने आप? हाँ, दालान में एक इंसानी जैसी आकृति उल्टी खड़ी थी, जिसका सिर पूरा 180 डिग्री पीछे की ओर घुमा हुआ था। उसकी रीढ़ की हड्डी धनुष की तरह मुड़ी हुई थी और चटक रही थी। और फिर वो एक नामुमकिन तेजी से पीछे की तरफ ही दिलीप की ओर बढ़ने लगी। ये शक्ति प्रदर्शन है। मैं भौतिकी के नियमों से बंधा नहीं हूं। जो तुम्हारे लिए नामुमकिन है, वो मेरे लिए खेल है। दिलीप ने भागकर दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे पर जोरदार टक्कर हुई और फिर बाहर से एक फुसफुसाहट आई। तुमने मेरा घर परेशान किया। ये पहली बार है जब वो सीधे बात कर रहा है और उसका मकसद साफ है, वो घर को अपना मानता है। बिल्कुल। 7वीं रात हमला दिलीप के जीने के साधनों पर हुआ। सुबह उठने पर घर में रखा सारा चावल काला पड़ चुका था और पीने के पानी से वही जले हुए मांस की बदबू आ रही थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है, भोजन और पानी पर हमला। संदेश साफ है, ये जगह मेरी है और तुम यहाँ जी नहीं सकते। और 8वीं रात, उस रात दिलीप की नींद खुली तो उन्होंने खुद को नंगे पैर कांपते हुए जंगल के किनारे पर खड़ा पाया। उन्हें बिल्कुल याद नहीं कि वो वहां कैसे पहुंचे। क्या? उनके बगल में काली परछाई खड़ी थी, जिसका ठंडा हाथ उनके कंधे पर था। वो चीख कर वापस घर भागे और बिस्तर पर आए तो उनका तकिया ऐसे गर्म था जैसे कोई वहां अभी अभी लेटा हो। ये तो याददाश्त और इच्छा शक्ति पर सीधा हमला है। ये बताना कि अब तुम्हारा अपने शरीर पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। 9वीं रात, उस चीज ने एक सौदा पेश किया। आवाज ने कहा, तुम मेरी जगह पर आए, इसलिए मैं तुम्हारी जगह पर आ गया। मुझे एक चीज दे दो और मैं चला जाऊंगा। एक सौदा। ये क्लासिक है, पीड़ित को एक झूठी उम्मीद देने का तरीका। जब दिलीप ने पूछा कि उसे क्या चाहिए तो जवाब मिला, तुम्हारी सांस। मतलब उनकी जान? हाँ। दिलीप ने मना कर दिया। इसका नतीजा 10वीं रात को भुगतना पड़ा। आधी रात से सुबह तक घर के बाहर से जानवरों की मिली जुली भयानक चीखें आती रहीं। नाराजगी, सौदे के ठुकराए जाने पर दिखाई गई नाराजगी। और 11वीं रात अंतिम हमला था। वो 7 फुट लंबी चीज अचानक कमरे के अंदर ही खड़ी थी। उसकी छाती खोखली थी, गर्दन मुड़ी हुई थी और आंखें गंधक की तरह जल रही थीं। उसने आगे बढ़कर दिलीप का गला पकड़ा और उन्हें हवा में उठा लिया। जब दिलीप को लगा कि बस अब जान निकलने ही वाली है, तो उनके दिमाग में बचपन की एक प्रार्थना आई। जैसे ही उन्होंने कांपते हुए होंठों से वो प्रार्थना बुदबुदाई, उस चीज ने एक भयानक गैर इंसानी चीख मारी और उन्हें छोड़ दिया। उसी पल घर के सारे दिए फट गए, खिड़कियां बाहर की तरफ टूट गईं। और फिर ये दिलचस्प है, मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो प्रार्थना ने दिलीप को उस आतंक के पल में अपनी हिम्मत वापस दी। उन्होंने हार मानने की बजाय लड़ना चुना, और शायद इसी मानसिक शक्ति के बदलाव ने उस चीज के प्रभाव को तोड़ दिया। अगली सुबह गांव के एक बुजुर्ग पादरी वहां पहुंचे। उन्होंने घर में कदम रखते ही कहा, ये गया नहीं है,
ये छिप गया है। अच्छा। उन्होंने दिलीप को पूरे घर को नमक के पानी से साफ करने, हर कमरे में कपूर जलाने और सबसे जरूरी उस सोते के पास दोबारा कभी न जाने की सलाह दी। ये सारे कर्मकांड है उस अनजाने डर को काबू में करने और एक सुरक्षा का एहसास पैदा करने के तरीके। हाँ, इन निर्देशों का पालन करने के बाद 3 रातों तक जंगल से वैसी ही भयानक चीखें आती रहीं और फिर चौथी रात सब कुछ शांत हो गया। दिलीप ने उसी हफ्ते वो घर छोड़ दिया और आइजोल में एक नए घर में रहने लगे। कुछ समय तक सब शांत रहा। उन्हें लगा कि वो उस बुरे सपने को पीछे छोड़ाए हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक रात ठीक 2:33 बजे उन्होंने अपनी नई खिड़की के बाहर वही घिसटते हुए कदमों की आवाज सुनी। तो ये उस जगह से नहीं जुड़ा था, ये उस व्यक्ति से जुड़ गया था। हाँ, उन्हें अपनी मृत पत्नी की आवाज ने फिर पुकारा, दिलीप। उन्होंने तुरंत लाइट जलाई, आवाज बंद हो गई। लेकिन जब उनकी नजर खिड़की के शीशे पर पड़ी, वही निशान। हाँ, वही लंबी हड्डी जैसी गैर इंसानी उंगलियों के निशान। इसका मतलब है कि वो अनुभव अब उस जंगल या घर से नहीं, बल्कि दिलीप की चेतना से जुड़ चुका था। वो जहां भी जाते वो साया उनके साथ जाता। इसके बाद दिलीप ने मिजोरम ही छोड़ दिया। लेकिन वो कहते हैं कि आज भी कभी-कभी रातों में उन्हें जंगल की पुकार सुनाई देती है और वो जानते हैं कि उन्हें कौन बुला रहा है। तो जो कहानी शांति की तलाश में शुरू हुई थी, वो एक ऐसे साये का पीछा बन गई जिससे भागना नामुमकिन था। ये सिर्फ एक प्रेतवादित घर की कहानी नहीं है। नहीं, ये इस बात की कहानी है कि कैसे कोई अनुभव किसी इंसान की आत्मा में बसकर उसकी परछाई बन जाता है, जगह में या इंसान के मन में। दिलीप का अनुभव बताता है कि शुरू में डर शायद उस जगह से जुड़ा था, लेकिन अंत में वो उनके वजूद का हिस्सा बन गया। वो उस जंगल से तो निकल आए, लेकिन जंगल शायद कभी उनसे बाहर नहीं निकल पाया। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, जब कोई अनुभव आपकी हकीकत का हिस्सा बन जाए तो क्या डर सिर्फ एक भावना रह जाता है या वो एक जीता जागता साथी बन जाता है? और कोई उस हकीकत के साथ जीना कैसे सीखता है जो दूसरों को दिखाई या सुनाई नहीं देती?